Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो EVS का मॉक टेस्ट है जिसमें NCERT प्लस पेडागोजी दोनों रहेगा. हम करेंगे कुछ 20 क्वेश्चंस को. वैसे 30 का सेट होना चाहिए कायदे में, बट अभी रात भी ज़्यादा हो गई है और चर्चा भी थोड़ा सा डिटेल में ही चल रही है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है फिर. तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट 30 का कर लेंगे, अभी करते हैं 20 का. ठीक, चलिए फटाफट से आइएगा, क्वेश्चन समझेंगे. ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट ने एग्जाम्पलर में भी दिए हैं, जो मॉक टेस्ट में भी दिए हैं, तो जरूरी है कि इनको हम अच्छे से समझ लें, है ना. और ये सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी पेडागोजी जिस तरह की पूछी जाती है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस, रीजनिंग का थोड़ा बहुत एक आध पार्ट वो पूछा जाने लग गया है. ईवीएस चलिए फटाफट से शुरू करते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा. जब मौका मिलेगा मैं आपके सामने लाइव दिखूंगी. आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना कि कौन सा टाइम क्या नहीं. इस टाइम पे वैसे भी आपको जब मौका मिले पढ़ना ही है. ये वो वाला टाइम तो है नहीं कि आप एक पर्टिकुलर रूटीन ही फॉलो करेंगे कि 3 घंटे पढ़ते थे तो इस टाइम भी 3 घंटे पढ़ेंगे. इस टाइम आप 6 पढ़िए, 9 पढ़िए, जितना हो सके. ये वाला टाइम काफी प्रोडक्टिव होता है. आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ इंग्लिश पेडागोजी की भी मैंने दे दी है, हिंदी की भी दे दी है, सीडीपी की भी दे दी है. अब ये 4th मॉक टेस्ट है अगर हम देखें तो. और समझते हैं, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और पोल में आंसर कीजिए फटाफट से. ठीक, क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो निश्चित रूप से आता है. मतलब आजकल कोई भी इन क्वेश्चंस को हिला नहीं सकता. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाने लगे हैं. अगर मैं आजकल के ट्रेंड की बात करूं, इवन पिछले कुछ सालों से ये एक क्वेश्चन डायरेक्शन का, मैप का, आजकल रीजनिंग का भी, ये कोई नहीं इसको छेड़ सकता. विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोकेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो इन विच डायरेक्शंस आर गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात. गुजरात क्या है? गांधीनगर. सॉरी, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर. वो किस डायरेक्शन में होगी? दिल्ली से. एंड पटना कैपिटल ऑफ बिहार. और भाई इंडिया की कैपिटल दिल्ली और दिल्ली से अगर हम देखें गुजरात की कैपिटल गांधीनगर तो वो किस डायरेक्शन में होगी? दूसरा, अगर हम वहां से देखें, कहां से? दिल्ली से ही पटना को, जो कि बिहार की कैपिटल है, तो वो किस डायरेक्शन में होगी? लोकेटेड रिस्पेक्टिवली साउथ ईस्ट. देखो ये तो हमें पता है कि दिल्ली कहीं यहां ऊपर है, सेंट्रल में है. ठीक, अब दिल्ली से अगर हम नीचे जाएंगे तभी गुजरात पहुंचेंगे, मतलब साउथ में तो जाना पड़ेगा और गुजरात इधर साइड होगा कहीं वेस्ट में. ठीक, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा. दिल्ली से पटना बिहार कहीं यहां कहीं पड़ेगा, यानी साउथ में तो जाएंगे, साथ में ईस्ट में भी जाएंगे, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा. ठीक, तो सिर्फ 54% आंसर सही आ रहे हैं. साउथ वेस्ट एंड गलत 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 कर रहे हो भाई. साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट होना चाहिए. ठीक है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है. अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगी आपको. भाई 4 दिशाएं हैं ना, 4 डायरेक्शंस आर देयर. अगर हम वैसे मेजर देखें तो उसमें देखेंगे तो फिर ज्यादा आ जाएंगी. साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व. देखते हैं कैसे. क्वेश्चन ने क्या पूछा ये समझना बहुत जरूरी है. ये पूछा है पटना के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, दिल्ली के रिस्पेक्ट में पूछा है. तो दिल्ली देखते हैं एक बार. दिल्ली आपका मैप पे यहां है. अगर हम इसको जूम करेंगे तो दिल्ली मैप में यहां है. अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली से कहां जाना है हमें? एक तो देखना है हमें गुजरात. गुजरात ये रहा गांधीनगर, तो इधर जाएंगे मतलब साउथ नीचे की तरफ तो आ ही रहे हैं और नीचे में भी वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. भाई ये हमारा नॉर्थ है, नीचे साउथ है ही. ठीक, इधर देखेंगे तो ये वेस्ट होगा और यहाँ पे हमें पता है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वो यहाँ है, तो ये ईस्ट हो गया. ठीक, ये डायरेक्शन का ज्ञान इतना हमें है बेसिक. तो साउथ नीचे की तरफ आ रहे हैं और वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट. अब दिल्ली से अगर पटना की तरफ देखेंगे, बिहार की तरफ, तो साउथ तो यहां भी है, नीचे की तरफ तो यहां भी जा रहे हैं, लेकिन इधर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया साउथ ईस्ट. तो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में पड़ेगा. साउथ वेस्ट में पड़ेगा गांधीनगर, साउथ ईस्ट में पड़ेगा बिहार या पटना की अगर हम बात कर रहे हैं. तो आंसर हो गया हमारा साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, जो कि ऑप्शन बी में ही था. एक क्वेश्चन जरूर आता है मैप से, मिनिमम एक, नहीं तो 2 से 3 भी आ जाते हैं कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए. बी ऑप्शन, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ तो हो ही नहीं सकता ना, ऊपर तो दिल्ली है ही, उससे नीचे ही है बाकी के दोनों जो राज्य हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार. सेकंड क्वेश्चन कहता है, पोल में आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो घटनाओं को या कुछ भी अच्छा होता है उसकी थोड़ी सी व्याख्या इसमें होती है कम शब्दों में. ठीक, तो यहाँ पे बात हो रही किस चीज को अवॉइड करें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में. जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं उनमें किन चीजों को अवॉइड किया जाए. तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, यानी सिर्फ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें. नहीं, किसी दिन कुछ बहुत अच्छा हुआ है उसको भी और प्रॉब्लमैटिक है उसको भी, लेकिन ओनली नहीं आएगा या मेनली नहीं आएगा, तो इसलिए ये बात गलत हो गई. आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी
जो बच्चे की स्ट्रेंथ्स है और वीकनेस है उसको पहचाने, किस दिन उसने कुछ नेगेटिव किया, किस दिन कुछ पॉजिटिव किया, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एनेक्डोट बना रहे हैं, दोनों के नोट्स ले रहे हैं एक तरह से। मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट का नहीं यहाँ पे कि ये गलत है या सही है, आपने जस्ट एज इट इज जो भी घटना होती है उसको आप नोट डाउन करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उन सब को आप उन सबको देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स, भाई बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है ये आपको घटनाओं से पता लग जाएगा, उसकी एक्टिविटी से पता लग जाएगा। दूसरा रिलेशनशिप्स, बाकी जो चीजें हैं आपस में वो किस तरह से जुड़ करके काम कर रही हैं। तो आंसर क्या है, या तो बी सही है या फिर डी सही है। ए और सी तो गलत लग रहे हैं, तो बी या डी में से कोई एक सही होगा। बी या डी में से कोई एक सही होना चाहिए। बी और डी दोनों सही हैं। बी और डी का कहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन, या तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। देखो एक बार, ए एंड सी आइडेंटिफाइंग मेनली, अच्छा, एक सेकेंड, देख रहे हो मैंने ही उल्टा पढ़ लिया क्वेश्चन, समझो। व्हाट शुड बी अवॉइडेड, क्या नहीं होना चाहिए, इस बात पे ध्यान है। मैं ये देख रही हूं क्या होना चाहिए, तो गड़बड़ होनी ही है। देखो मेनली सिचुएशन जो है प्रॉब्लमेटिक हम रिकॉग्नाइज करें, ये नहीं होना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए, तो ये बात सही हो गई। स्ट्रेंथ वीकनेस तो सही है। मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, ये बात भी गलत है। तो ए और सी ये दोनों गलत हैं इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, ए एंड सी आर राइट। क्यों? क्योंकि मेनली आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जजमेंट पास करना अवॉइड करना चाहिए, बाकी के दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं, अगर गलती से भी आप गलत पढ़ लें, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, मैंने अवॉइडेड मेरे दिमाग से निकल गया, या नॉट लिखा हुआ अगर दिमाग से निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 नंबर फ्री में पानी में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 33% लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए और पोल में आंसर कीजिए एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया आप लोग की एनर्जी है इस टाइम पे भी कि आपने मेंटेन करके रखी है ना। सर्टेन रीजन्स हैव हाउसेस स्मीयर्ड विद काउ डंग, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारतवर्ष में जहां पे काउ डंग यानी जो गाय का गोबर है उससे हाउसेस को लेपा जाता है, एक तरह से गोबर से ढके जाते हैं वो। Why do people in these regions cover the floors and walls of their huts with cow dung and mud? ये जो फ्लोर्स हैं, ये जो जगह है, ये जो दीवारें हैं या फर्श है, क्यों इनको गाय के गोबर से लेपा जाता है या कवर किया जाता है इन हट्स को या फिर इन वॉल्स को? बताइए रीजन। पहला है द स्मेल ऑफ काउ डंग कीप्स द एनिमल अवे, एनिमल ही दूर भाग जाएंगे। जब एनिमल ही नहीं रहेंगे तो फिर यूज क्या है उस जगह का। फिर है टू मेक द फ्लोर्स एंड वॉल्स स्मूथ, जो फर्श और दीवारें हैं उनको चिकना बनाया जाता है। आपने अगर कभी देखा होगा, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कभी आप गांव देहात गए हो तो आपको पता लगेगा वो चिकना नहीं होता, वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है। जो गोबर का लेप है, जो जिसमें वो उपले रखे जाते हैं, उसको भी बनाने के लिए गोबर के लेप का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो बहुत चिकने का तो उसका पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, वो तो फिर मिट्टी का इस्तेमाल होगा चिकने के लिए। तो ये अपने आप में ही गड़बड़ है, ये भी अपने आप में गड़बड़ है, क्योंकि इसमें तो हम रखेंगे जो भी एनिमल्स वगैरह हैं। These are easily available materials in that region, ये एक रीजन हो सकता है बट सही रीजन नहीं है। मटेरियल तो और भी होंगे, मिट्टी तो होगी, ठीक, तो ये एप्ट नहीं लग रहा। फिर है टू मेक इट वाटर रेजिस्टेंट एंड वर्क एज एन इंसुलेटर, ये बेस्ट ऑप्शन है कि ये एक तो वाटर रेसिस्टेंट के रूप में काम में आता है, अचानक से एकदम से चीजें अंदर खराब नहीं हो जाएंगी, हल्का सा भी पानी लगेगा तो। और दूसरा रीजन ये है कि हीट वगैरह को क्या करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, गर्माहट बनी रहे वहां अंदर, ये इंसुलेटर का काम करता है। और कुछ जो क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरिया वगैरह, उनको भी अवॉइड करने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 59%। आगे बढ़े, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार और पोल में आंसर करो। ये तो आसान क्वेश्चन है 4, और इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इतने में आपके 2-4 कमेंट पढ़ लेती हूँ, फटाफट से बताओ। तैयारी बढ़िया चल रही होगी मेरे ख्याल में आपकी, जो कि चलनी भी चाहिए, है ना। और लाइक शेयर भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, जो कि आप करते नहीं हैं। आधे लोग तो देख के चले जाते हैं बस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सह लेंगे थोड़ा। देखो एक बार क्वेश्चंस बहुत तेजी से जाते हैं यार, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। पोल तो आपके सामने ही है ना, पोल आपके सामने है। 73% आंसर्स आपके ए आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हैं। अब कितनी कर रहे हैं ये तो आप ही को पता होगा, बट हमें भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा पता। 70% आंसर सही है। दैट मीन्स ये बात क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरांग, तोरांग जो कि जिसका मतलब होता है जंगल, ये कौन सी भाषा का शब्द है या किस स्टेट में बोली जाती है? ये फटाफट से बताओ
कौन सी भाषा है ये तो आप लिख के बताओगे, और स्टेट तो यहां से आपको चूज ही करना है कि जगह कौन सी है। ठीक है अश्विनी, तो ये झारखंड में बोला जाता है, ना उड़ीसा में, ना मिजोरम में, ना असम में। झारखंड में तोरांग जो शब्द है उसका मतलब होता है जंगल, तोरांग का मतलब है जंगल, और ये जो भाषा है तोरांग जिसमें ये शब्द बना है वो है कुडुक लैंग्वेज। कुडुक झारखंड में क्या बोली जाती है? कुडुक, और कुडुक में तोरांग का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पोल में आंसर कीजिएगा। मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प टू डेवलप। ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल है, जो अभी जैसे आपसे डायरेक्शन क्वेश्चन पूछा, वो मैप से तो रिलेटेड है कि भाई दिल्ली से पटना किस तरफ होगा, तो इस तरह की जो स्किल्स हैं बच्चे की वो क्या हेल्प करेंगी, बताइए एक बार। मैपिंग स्किल्स का क्या इस्तेमाल है? जानकी ठाकुर, बहुत बढ़िया जी। हम लोग इतनी रात को अगर 13,000 लोग जुड़े हुए हैं तो कमाल करते हैं आप लोगों ने। देखिए ऑलमोस्ट 11:15। देखिए मैपिंग स्किल्स किस चीज में हेल्प करते हैं, क्या डेवलप करने में, किस चीज का को विकसित कराने में? द स्किल ऑफ ड्रॉइंग लैंडस्केप, लैंडस्केप खींचने में। बच्चा कौन सा मैप बनाने जा रहा है? रिकॉर्डिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बट बेस्ट क्या होगा? बेस्ट होगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग यानी बच्चे की समझ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस के बारे में, जो सापेक्षता है कि कौन सी चीज किस तरफ पड़ेगी, इसके बारे में, डायरेक्शन की थोड़ी सी समझ, उसकी पोजीशन की थोड़ी समझ, जगहों के बारे में बेहतर होगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, अंडर हुज लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इज क्रिएटेड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नेतृत्व में बनाया गया था, तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, या फिर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। पोल आपके सामने है, जवाब भी आपको सामने सामने ही करना होगा, है ना? फटाफट से आंसर कीजिएगा। देखो टाइम नहीं देखना, पढ़ाई पे फोकस करना है। कल भी मेरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा सेशन आपके साथ ले सकूं, 2 तो मिनिमम है, इसके अलावा जितने एक्स्ट्रा हो जाएं वो मेरी और आपकी मेहनत। ठीक है जी, कल मैं हो सकता है CDP 1 शॉट भी पूरा रिवाइज करा दूं। काम की चीजें पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगी, मदद मिलेगी एटलीस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें आप लोग आंसर कर रहे हैं 89% बी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी लीडरशिप में? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। इनके ऊपर एक चैप्टर भी है, मतलब जिसमें बात हुई है थोड़ा अनटचेबिलिटी और भी कई चीजों की बात हुई है। ठीक है, तो ये क्लियर आंसर हुआ बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स each member of which is able to see distinctly the object of 4 times as far as we can see। यानी पक्षियों का वह समूह चुनिए इन 4 ऑप्शंस में से जो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना बेहतर देख सकता हो। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है सीटेट में, मल्टीपल टाइम्स के मनुष्यों की तुलना में 4 गुना बेहतर कौन सा समूह। कई बार पूछ लेगा आयरन किस में ज्यादा है, उन 4 चीजों का समूह। तो ये 3-3 का पेयर या इस तरह का एक ग्रुप बना देता है जिसमें आपको पहचानना होता है। सोनम शाह, चलिए बहुत बढ़िया सोनम। आगे बढ़े, देखिए क्रोज, काइट्स, नाइटेंगल्स, ईगल्स, पिजन और पैरट्स, डव्स, क्रोज, पिकॉक्स। देखो आपने सुना होगा बाज के जैसी नजर, है ना? चील की भी बहुत तगड़ी होती है, काइट्स। वल्चर, गिद्ध की भी, वो गिद्ध याद होंगे आपको, कौन सा रामायण में जो थे, क्या नाम था उनका, तेरे को याद है? हाँ बोल दे, अरे बोल दे ना भाई। हमारा भाई तो शर्मा रहा है, उसने देखी है रामायण खूब कई बार, और मैंने भी बहुत देखी है, बट मेरे दिमाग से निकल रहा है नाम, है ना? अरे बोल दे यार। जटायु, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो उनका ध्यान, उनकी जो नजर थी वो कितनी तेज थी। ठीक, ईगल्स, काइट्स, वल्चर, आप उसको भी देखते हो, जो चील है वो सांप को उठा के ले जाती है ना? तो इनकी ये जो पूरा ग्रुप है, इनकी 4 गुना ज्यादा बेहतर आईसाइट है ह्यूमंस से, और ऐसे ही किसकी, टाइगर की भी बहुत अच्छी है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 96% आंसर्स सही है। क्लियर है जी? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, यानी बिना मिर्च के हम सोच नहीं सकते खाने के बारे में। मैं तो स्पेशली, मतलब मेरे को थोड़ी सी तो चाहिए ही हरी मिर्च। दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम।
ये हमारे देश में कहां से आने वाले व्यापारियों के द्वारा लाई गई थी? कौन? चिलीज, मिर्च की बात हो रही है। फटाफट से बताइए, अफगानिस्तान, साउथ अमेरिका, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? देखो मैं हटा देती हूं, इंग्लैंड से नहीं आई, अफगानिस्तान से नहीं आई, या तो साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं इस तरह के ऑप्शन देख के। 94% आंसर कह रहे हैं साउथ अमेरिका, नहीं तो साउथ अफ्रीका भी कई लोग समझ सकते थे, जो कि गलत हो जाता। ठीक, साउथ अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से ये ग्रीन चिलीज को ब्रॉट किया गया, मतलब लाया गया। ठीक है, मिर्च जो हरी मिर्च के आप स्वाद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग मसाले अलग अलग जगह से आए थे ना, याद होगा आपको। साउथ अफ्रीका से क्या लाए थे ये भी लिखिएगा कमेंट्स में बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 सेज, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को, मैं हो जाती हूँ साइड। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्मिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी। देखो जेंडर का एक क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में आने लग गया है, मैथ्स में भी इवन। यानी जेंडर डिस्पैरिटी यानी जो जेंडर इनइक्वालिटी या स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्धता है, उसके प्रति सुनीता जो कि एक टीचर है, वो अपनी कक्षा में बच्चों को संवेदनशील करना चाहती हैं कि वो आगे वाली जनरेशन में ये चीज कंटिन्यू ना हो। ठीक, What should स्मिता choose to do in her class from the following suggestions? ये कुछ 4 सजेशंस हैं। इन चारों में से कौन सी एक चीज को सुनीता को अपनाना चाहिए ताकि जेंडर इनइक्वालिटी या इनसेंसिटिविटी या फिर स्टीरियोटाइप्स को खत्म किया जा सके या चैलेंज किया जा सके? तो पहला ऑप्शन यहाँ है, इनवाइट्स अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित किया जाए जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। छात्र की माँ, एक स्टूडेंट की मदर जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, उनको हम क्लासरूम में बुलाएं। इसको कम्युनिटी रिसोर्स भी बोलते हैं, कि जब आप कम्युनिटी से कुछ सिखाने के लिए क्लासरूम में बुला रहे हैं किसी को, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स कहलाता है ईवीएस में। तो इस बात को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटिपिकल मॉडल्स। रूढ़िवादी मॉडल्स अगर आप प्रेजेंट करेंगे कि सिर्फ जिनके घर में पापा ही काम करने जाते हैं और उनको ये लगता है कि पापा को ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सबको लगता होगा। मतलब ऐसी सोच को बढ़ावा देना जो पहले से रूढ़िबद्ध है, जो पहले से आ रही इनइक्वालिटी पे फोकस्ड है, तो उससे तो और बढ़ावा मिलेगा, इससे कहां फायदा होगा कुछ। शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, यानी फ्लैश कार्ड दिखाए जाएं अलग अलग तरह के काम के, बट इसमें जेंडर की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, जेंडर पैरिटी की तरफ जाना है हमें, डिस्पैरिटी की जगह। ये जो डिस्पैरिटी है इसमें से डिस हटाना है, पैरिटी यानी समानता पे आना है, समता पे आना है। आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम डेली। अगर आप सिर्फ लड़कों से कहेंगे कि तुम ही क्लासरूम को साफ करोगे, तो ये भी तो गड़बड़ है ना। ये फिर आपने ये कह दिया कि सफाई का काम सिर्फ लड़कों का है। जब आपको चैलेंज करना होता है या फिर पैरिटी लानी होती है, तो आप ऐसे मॉडल्स प्रस्तुत करते हैं जो चैलेंजिंग हो, स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट हो। इसमें एक ऑप्शन बेस्ट है कि यदि आप किसी बच्चे की मदर को बुलाते हैं जो ऑलरेडी ऐसा काम कर रही है जो स्टीरियोटाइप्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। ऐसा काम क्या है? ऑटो चलाना, जो जनरली मेल्स को ही जिस चीज में डोमिनेंट माना जाता है कि वही चलाएंगे। ठीक है, तो वो अपना काम कर रही है, एक काम है ऑटो चलाना भी, वो कोई भी कर सकता है, लड़की हो या लड़का। तो ये आपने इस चीज को एक तरह से मैसेज दिया है क्लासरूम में, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया है, पैरिटी लाने की कोशिश की है। अगर आपने ऑपोजिट रोल दिखाया है तो ठीक है। अगर सिर्फ सफाई के काम को आप लड़कों से ही कराते तब भी गलत था, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें जनरली वो देखा जाता है कि रूढ़िबद्धता है, कि इस तरह की जो नौकरियां हैं या काम है उनमें मेल डोमिनेंट है, तो वो आपने उसका ऑपोजिट दिखाया है। तो ये ऑप्शन इसलिए सही है, 62% आंसर सही भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अल्बरूनी के बारे में है। अल्बरूनी जो कि आए थे कहीं से, अफगानिस्तान। There is a paragraph in class 5 EVS textbook based on Alberuni's observation of construction of ponds, कि कैसे भारत में तालाब बनाए जाते थे हजारों साल पहले। इसके बारे में अल्बरूनी ने कुछ बातें लिखी थी। What would be the purpose of including this paragraph? एक छोटा सा पैराग्राफ है, अगर आपने मेरे साथ कभी भी EVS का पुराने सेशंस देखे हैं या मैं आगे भी बीच में रिवीजन कराऊंगी, तो उस सेंस में आपको दिखेगा कि अल्बरूनी के बारे में थोड़ी सी बात हुई है NCERT में। इसका पर्पस क्या है इस पैराग्राफ का? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार पोल लीजिए और आंसर कीजिए। पोल लेके आंसर कीजिए फटाफट से, बाकी बातें जब आप पोल देकर के आंसर करेंगे उसके बाद होंगी। ब्रजेश कुमार, चलिए जी ब्रजेश जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इट हेल्प्स लर्नर्स टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बात तो सही लग रही है, कोई बुरी बात नहीं लग रही हमें इसमें, है ना।
पहली बात की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स लर्नर्स टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इससे पता चलता है कि क्या क्या सोर्सेज स्रोत हो सकते हैं इतिहास को जानने के, कि भाई अल्ब्रूनी आया था, उस टाइम पे लोगों ने उसने रिकॉर्ड किया, कुछ कुछ लिखा, और उससे हमें पता लगा कि कैसे उस टाइम पे पॉइंट्स बनते थे। इट हेल्प्स लर्नर्स टू इंप्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे क्या होगा, बच्चों का ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकनों को रिकॉर्ड करने की क्षमता बेहतर बनेगी। बट उन्होंने तो देखा ही नहीं अल्ब्रूनी को रिकॉर्ड करते हुए, बन तो सकती थी बट उन्होंने देखा थोड़ी है, ये तो आप बता रहे हैं उसको देख करके। इट हेल्प्स लर्नर्स टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 years बैक। यानी कि ये लर्नर्स को अप्रिशिएट करेगा कि आज से 1000 साल पहले भी इंडिया में कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, पॉइंट्स को कितने ढंग से बनाया जाता था, जो कि उस पैराग्राफ में गिवन है। इट हेल्प्स लर्नर्स टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में एविडेंस का क्या रोल है, इस बात को जानने में भी मदद मिलेगी, जिसको हम नकार नहीं सकते। देखो, नकार तो हम बी को भी नहीं सकते, बट हमारे पास चारों ऑप्शन ऐसे हैं नहीं जिसमें हम चूज कर जाएं, ठीक। तो इसलिए हमें बी के साथ नहीं जाना, बी से बेटर ऑप्शंस यहां हैं। आंसर होगा ACD, ठीक है, आंसर होगा ACD। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये अभी 2020 में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इसका सही उत्तर यही है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी और लॉजिकली भी अगर हम देखें। ठीक, आगे बढ़े, समझें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़िए और इसको पोल में आंसर कीजिए, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना। चाय पे चर्चा नहीं, क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, पोल पे चर्चा करेंगे कि आपने कितने बढ़िया आंसर्स दिए हैं, कितनी बढ़िया आपकी एनर्जी है। स्नेहा वाधवा, शिरिन क्या पूछ रहे हैं, उत्तराखंड से बहुत सारा प्यार मैम, मेरा 2 साल का बेटा है, जब वो सोता है तभी ही आपकी क्लास अटेंड करती हूँ। आई होप मेरा सीटेट क्लियर हो जाए। शिरिन बिल्कुल होगा, और मैं भी बिल्कुल होपफुल हूँ। प्रीवियस सिर्फ मैराथन देख के जाओ, अगर पेपर से एक दिन पहले देख रहे हो, वो ऑनलाइन का जो बताया था कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, वो देख के जाओ, और बिल्कुल आपका बेटा भी आप पे गौरवान्वित महसूस करेगा अपने आप को, बहुत अच्छा, वो आप पे गर्व ही फील करेगा जब आप इतना स्ट्रगल करके या चीजें मैनेज करके फैमिली के साथ कुछ अच्छा करेंगे या अपने एम्बिशंस को फॉलो करेंगे, है ना, जो कि बिल्कुल सही बात है ना। कई बार सोसाइटी में ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आप एम्बिशियस हैं तो आप बड़ा गलत कर रहे हैं परिवार के साथ, तो वो नहीं होना चाहिए। आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिए एक बार, विच वन, मे गॉड ब्लेस हिम एंड यू टू एज वेल। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स, इनमें से कौन सा एक एक्सपेरिमेंट पी प्लांट्स यानी मटर के पौधों पर किया गया था और पाया गया कि पी प्लांट हैज सम ट्रेट्स व्हिच कम इन पेयर्स, कि जो मटर के पौधे हैं उनके कुछ ट्रेट्स हैं जो पेयर में आते हैं, जोड़ों में चलते हैं, जो खुरदरे हैं तो खुरदरे होंगे, स्मूथ हैं तो स्मूथ होंगे, टॉल और शॉर्ट, येलो और ग्रीन एटसेट्रा। ये किसने पाया? ये बिल्कुल फ्री का नंबर है, जिसमें सिर्फ 62% आंसर सही कर रहे हैं, बाकी के क्यों नहीं कर रहे हो 40% लोग, कहां गए लगभग 38% लोग पूरे? जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया है, ये डी ऑप्शन है। चार्ल्स डार्विन नहीं है, ये MS स्वामीनाथन भी नहीं है, जॉर्ज मेस्ट्रल भी नहीं है, दिस इज जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक, ऐसे कंफ्यूज मत हो, ये NCERT में दिया हुआ है आपकी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 says which of the following is one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005? 6 themes हैं, 6 ब्रॉड थीम्स हैं और उसमें फिर कुछ सब थीम्स भी हैं। अगर हम बात करें ये 6 थीम्स की, तो कौन से 6 थीम्स में से 6 थीम्स जो भी आपके दिए गए हैं EVS के पाठ्यक्रम में, एक सही उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार पोल में आंसर कीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। मटीरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, थिंग्स वी मेक एंड डू एंड हाउ थिंग्स वर्क। फटाफट से आंसर करो। बहुत बढ़िया, इसमें आपने दिल खुश कर दिया, 89% आंसर्स आपके इसमें सही आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन भी देखती रहूंगी बीच बीच में। 89% जिसका आंसर है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू, सिर्फ यही सही है, बाकी ये 6 थीम्स के अंदर नहीं आते, ये ब्रॉड थीम्स में आते ही नहीं है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, फैमिली से मैंने आपको याद कराया था, सबसे पहले हम परिवार में आते हैं, ठीक, फिर हम क्या है, खाना खाते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये 6 थीम्स है, इनसे एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा, और जो इन 6 में ना हो वो ब्रॉड थीम में नहीं है, वो सब थीम में होगा फिर। ठीक है जी, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार, ये सबसे पहले, फिर हम परिवार में जन्मे हैं तो फिर खाना भी खाएंगे, फिर पानी भी पिएंगे खाना खा के, वाटर, फिर शेल्टर, रहेंगे भी कहीं, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है निशांत राजपूत कह रहे हैं अल्ब्रूनी केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान। हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल उज्बेकिस्तान। उस टाइम पे शायद कुछ तो लफड़ा था, मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन होगी कुछ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना, कई बार होता है। तो उस टाइम पे शायद वो अफगानिस्तान था या जो भी था, अभी उज्बेकिस्तान है, बिल्कुल बुक में यही लिखा हुआ है। यू आर राइट भाई, करेक्ट कर लेना अपना सब। ठीक है, धन्यवाद निशांत। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार,
अगर हम बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार ने सबसे पहले जन्म लिया, दोस्तों के साथ खेले, खाना खाया, पानी पिया, फिर रहने चले गए कहीं, फिर ट्रैवल भी करेंगे, घूमेंगे भी तो सही, सिर्फ घर में थोड़ी रहेंगे, है ना। फिर है सिक्स्थ थिंग्स वी मेक एंड डू, जो काम हम करते हैं, काम भी तो करेंगे ना कुछ, या घूमते फिरते खाते फिरते रहेंगे ऐसे ही बस खाते पीते सोते, यही थोड़ी करेंगे, काम भी करेंगे कुछ। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स पहला थीम है, फूड दूसरा थीम है, मेरे साथ बोला करो इसको तभी दिमाग में टिकेगा, वाटर उसके बाद थर्ड थीम, फिर शेल्टर रहने को भी जगह चाहिए, ट्रैवल घूमने को भी चाहिए, और थिंग्स वी मेक एंड डू कुछ बनाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ करेंगे जीवन में। ठीक है जी, इंग्लिश मैराथन भी करा देंगे। तो आपकी ये 6 ब्रॉड थीम्स हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये एनसीएफ में दर्शाए गए इन थीम्स के ऊपर फिर चैप्टर्स बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। नॉट लिखा है और ब्रॉड इंडिकेटर, यानी ईवीएस में आकलन को कौन सा एक तरीका बेहतरीन नहीं मानेंगे या व्यापक संकेतक नहीं है, यानी मेजर नहीं है। पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्ट मैपिंग, कंसर्न फॉर इक्वालिटी, कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर जस्टिस। ये भी हम प्रीवियस मैराथन्स में कर चुके हैं, अगर पिछले साल वाला भी देखा है तो वो देखिए, पिछले साल क्या इसी साल की बात है, अभी तो पेपर हुआ था जुलाई में, जनवरी में हुआ था, जुलाई में कहा। देखो एक बार अगर हम बात करें, अरे बढ़िया से सीटेट क्लियर करना है, फिर मीटअप में मिलेंगे अच्छे से और ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे अच्छे से। देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग, कंसर्न फॉर इक्वालिटी, यानी समानता के प्रति सरोकार, कि आप इक्वालिटी को, बराबरी की आप बात कर रहे हैं, ठीक, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी वगैरह होनी चाहिए, कोऑपरेशन, बच्चों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, सहयोग करने का मौका मिले, कंसर्न फॉर जस्टिस, इसमें यहाँ पे किसी के भी साथ अन्याय ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए जब आप असेस कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों से कनेक्ट करके समझना, ये मेन नहीं है, ये ब्रॉड नहीं है, असेसमेंट के टाइम पे ये समझने के टाइम पे जरूरी है। तो आंसर जो है वो ए है, ना कि डी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन के संदर्भ में कौन सी एक बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट। देखो ये नॉट करेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बार नंबर बेकार में चले जाते हैं क्योंकि हम करेक्ट समझ लेते हैं और यहां लिखा है नॉट करेक्ट, ठीक। इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर एनहेंसिंग लर्निंग, यानी जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट होता किस लिए, फीडबैक के लिए, प्रोग्रेस, आपको पता चल सके कि कमी कहां है, ये डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। तो अगर इस तरह की बात हम कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, तो इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर एनहेंसिंग लर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि टीचर को टाइम मिल जाता है कि सही टाइम पे एक्शन लेके लर्निंग को ठीक कराया जा सके अगर कहीं भी कमी है तो। फिर है बी ऑप्शन, एनी इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे के सीखने के बारे में मिलेगी वो रचनात्मक आकलन में मदद करेगी जिससे और बेहतर सिखाया जा सकेगा। फिर है सी ऑप्शन, इट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके, क्या किया जा सके, निगरानी रखी जा सके कि कितना प्रोग्रेस हो गया है। ये हम क्या कहेंगे, इसको सही कहेंगे गलत कहेंगे, या फिर इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। देखो प्रोग्रेस का भी पता चल सके, फीडबैक भी मिल सके, डायग्नोस भी कर सके, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आपको हर चीज जो भी आपने फॉर्मेटिव में पूछी है वो रिपोर्ट कार्ड में ही दिखानी है, ये जरूरी नहीं है। तो इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, दैट इज नॉट राइट, ठीक। कई बार आप ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जो मेंशन्ड भी नहीं होती, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग 65% आंसर सही दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कुछ 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। पुनीत गेव हिज क्लास 5 लर्नर्स, क्लास 5 का टीचर है पुनीत, एन आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी की एक आउटलाइन दे दी उन्होंने मानव शरीर की, एंड आस्क्ड देम टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को ड्रॉ करने के लिए कहा बच्चों को, बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड चैप्टर पढ़ाने से पहले उन्होंने कहा कि एक काम करो, पाचन तंत्र को बना के दिखाओ। पुनीत वांटेड टू व्हाट, पुनीत क्या चाहते थे या चाहते हैं। पहला ऑप्शन है टेस्ट, ही वांट्स टू टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल्ड डायग्राम्स, मतलब वो लेबल लगा लगा के प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं या नहीं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी 5वीं क्लास के बच्चे से। फिर है एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, मतलब पाचन की प्रक्रिया पर पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ये प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं एक तरह से कि वो पूर्व ज्ञान कितना है बच्चे का, तो उसका दिमाग एक्टिव होगा जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सोचेगा, तो फूड से भी तो रिलेटेड है ना दोनों, तो इससे बच्चे का थॉट जगेगा, जहां बच्चा सबसे ज्यादा थिंकिंग कर पाएगा, एक्टिव हो पाएगा, ये हम कह सकते हैं उसका थॉट एलिसिट होगा, एक तरह से विचारों को आप जगा पा रहे हैं उसके डाइजेशन को लेकर के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
इवेल्युएट, नेक्स्ट ऑप्शन है इवेल्युएट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मूल्यांकन थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो पढ़ाएंगे ना आप फूड। आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मेन उद्देश्य ये है कि आप बच्चे की सोच को, उसकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर पाए, पता कर पाए, ताकि नया चैप्टर पढ़ाने से पहले उसको कनेक्ट किया जा सके, आपको पता लगे वो कितना जानता है प्रीवियस टॉपिक के बारे में। तो इसका आंसर क्या हुआ अपना? इसका आंसर है बी ऑप्शन, एलिसिट देयर थॉट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाई डज इकरा एनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन ईवीएस? यानी इकरा एक बच्ची है, वो एनकरेज करती है अपने लर्नर, इकरा बच्ची नहीं है, इकरा टीचर है, ठीक है जी। इकरा जो है एक शिक्षिका हैं और वो अपने लर्नर्स को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मैगजीन पढ़ा करो ईवीएस के बारे में। इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन है दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। पोल में आंसर कीजिए एक बार, क्या हुआ? फिर है ऑप्शन बी, दीज हेल्प लर्नर्स बिकम कॉम्पिटिटिव, यानी ये कंपटीशन की भावना जगाते हैं। कंपटीशन की भावना जगाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता पढ़ाई लिखाई में। दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल, ये मनोरंजक संसाधन है न्यूज़पेपर या मैगजीन। या फिर नेक्स्ट है दीज हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। व्हाट डू यू से? भाई ये कॉम्पिटिटिव बनाना उद्देश्य नहीं है, एंटरटेन करना भी बहुत हद तक उद्देश्य नहीं है। एंटरटेन भी करेंगे तो सीखने के लिए करेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो या तो ए है या तो डी है। दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड, बच्चों को जो रियल दुनिया है, वास्तविक दुनिया, जहां एनवायरमेंट है, जहां एनवायरमेंट के इश्यूज हैं, उनसे कनेक्ट किया जा रहा है। डी ऑप्शन कहता है दीज हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र बनाने में सहायता करेंगे। मतलब कैसे स्वतंत्र बनाने में सहायता कर सकते हैं कि ठीक है उनको कुछ नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन स्वतंत्र बनाने के तो और भी तरीके थे, सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन क्यों? ठीक है, तो इससे बेटर ऑप्शन, डी से बेटर ऑप्शन हमारे पास ए है, इसलिए हम ए के साथ जा रहे हैं, नहीं तो डी गलत नहीं था। पेडागोजी में जरूरी नहीं है चारों के चारों ऑप्शन गलत हो, स्पेशली पेडागोजी में हो सकता है सारे सही हों, बट बेस्ट जो है उसके साथ जाया जाएगा, या क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके हिसाब से चला जाएगा। तो ईवीएस में न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़वाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया के साथ बच्चा कनेक्ट कर सके, एंगेज कर सके, उसको पता चले कि जो मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ वो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों पे क्या क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या क्या न्यूज आ रही है, कैसे जो आपकी हीट है वो बढ़ रही है, इस तरह की चीजें वो जान सके, एनवायरमेंट के बारे में क्या नुकसान पहुंच रहा है एनवायरमेंट को, कौन सा सबमिट हुआ था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, जो कि आप लोग सही दे भी रहे हैं 86%। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको वही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो एक बार पढ़ो ये क्वेश्चन, पोल में आंसर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सीख रहे हैं, इतना ध्यान अगर आप साल भर पढ़ लें थोड़ा तो क्या से क्या ना हो जाए। Hi ma'am, my exam is on 23rd December. I had health issues. I started preparing today. Can you guide me? What should I precisely study to crack exam in this time? सिमरन अंसारी पूछ रहे हैं। सिमरन अंसारी, सबसे पहले मैराथन सेशंस हैं, 5 मैराथन सेशन है, वो देख लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट के, यही लेट्स लर्न पे 5 मैराथन सेशंस अभी मैंने कुछ महीनों पहले कराए थे जब लास्ट टाइम सीटेट हुआ था। सिलेबस बिल्कुल सेम है, वो 5 के 5 देख लो। दूसरा, अभी मैंने एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, मॉक टेस्ट जो ये अलग अलग चल रहे हैं 3 4 5, इनको देख लो। ये सबसे पहले 5 मॉक टेस्ट देख लो, उसके बाद ऑनलाइन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये देख लो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन फिर थोड़े प्रैक्टिस जरूर कर लेना, 2-3 साइट उठा के, इतना तो कर ही सकते हो, 23 में भी टाइम है, और जो यहाँ चल रहा है वो तो देख ही सकते हो। देखिए, योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, आपका घर है जो एक्स पॉइंट है कोई, वहां लोकेटेड है। योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, वाई पॉइंट पे आपका स्कूल लोकेटेड है। ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट। देखो ये वर्ड बहुत जरूरी है, आप बाद में आंसर को वेरीफाई कर पाएंगे इससे। ऑपोजिट है घर के जस्ट स्कूल, बट ऐसे सीधे ना जाके घूम के जाना पड़ेगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि अगर स्कूल यहां है, मतलब घर यहां है, तो स्कूल या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब यहां पे बात हो रही है कि कैसे जाएंगे, तो बिजी हाईवे है बिटवीन, मतलब बीच में, इसलिए सीधे ना जाके आप क्या करेंगे, पहले 125 मीटर साउथ में जाएंगे। तो यहां से शुरू करेंगे, ये पॉइंट है हमारा एक्स जहां हम खड़े हुए हैं। 125 मीटर साउथ का मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक। 125 मीटर साउथ चले गए, देन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू ईस्ट,
ईस्ट वैसे इस साइड होता है, बट क्योंकि अब ये नीचे आया तो इसका ईस्ट इधर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर इसको ईस्ट में भेज दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 100 मीटर ईस्ट चला गया एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई, जो कि 125 मीटर है नॉर्थ में, यानी 125 मीटर ऊपर जाएगा अब ये, ठीक, 125 मीटर, ठीक, नॉर्थ मतलब ऊपर। विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एट वाई योर हाउस एट एक्स इज, देखो ये बात ध्यान रखनी है, अब वाई पे पहुंच गया। अब आपको लास्ट में ये चीज पढ़नी है कि एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा है कि वाई के, अगर वाई से एक्स पूछा है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और एक्स से वाई पूछा है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपने सॉल्व कर भी लिया तब भी गड़बड़ हो सकती है अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ना हो तो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एट वाई योर हाउस इज एट एक्स, वाई से हाउस किस तरफ होगा, हाउस तो सामने ही है, इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट की तरफ है। 100 मीटर, अब बीच में गैप कितना है, 100 मीटर का, तो 100 मीटर ईस्ट हुआ, जो हाउस है वो 100 मीटर ड्यू ईस्ट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि सिर्फ 47% आंसर दे पा रहे हैं। इतनी गलती अगर करोगे तो कैसे जिंदगी चलेगी, ये बता दो बस, फटाफट से बताओ। वेस्ट जो लोग कर रहे हैं ना, उन्होंने एक्स से वाई को काउंट कर लिया है, जबकि वाई से एक्स की तरफ काउंट करना था, इसलिए वेस्ट नहीं हो सकता आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस 3 to 3.5 मीटर अबव, यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे विलेजर्स घर बनाते हैं, किस गांव में, कौन सी जगह पे। इसको 10 से 12 फीट भी लिख सकता है वो अगली बार पेपर में, 3 से 3.5 मीटर को 10 से 12 फीट भी लिख सकता है। और आपको ये बताना है कि ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बैम्बू पिलर्स लगाकर, जो बांस है उनके ऊपर 3.5 मीटर की ऊंचाई पे घर बनाया जाता है, बिल्कुल जमीन से नहीं लगाया जाता जैसे आप दिल्ली में या मुंबई में रह रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊपर उठा करके बांस के ऊपर 10-12 फीट ऊपर घर बनाया जाएगा, ठीक। ये कहां पे होगा, और स्लोपिंग रूफ्स होंगी ऐसी ढलान वाली, ठीक। लद्दाख, राजस्थान, असम या उड़ीसा। देखो ऐसा क्यों करेगा कोई भी, जहां पे बारिश ज्यादा होगी वहीं होगी ना ये चीज। बारिश अगर बहुत ज्यादा है तो जमीन पे तो पानी भर जाएगा, तो इसलिए ऊपर उठा के बनाया जाता है जमीन से। तो ये असम की कहानी है, अगर आपने एनसीईआरटी की मेरी समरी की वीडियोस देखी हैं तो यू वुड नो के असम होगा इसका सही आंसर, ठीक। लद्दाख में उस तरह के घर बनाए जाते हैं 2 फ्लोर वाले, जिसमें नीचे जानवरों के लिए भूसा वगैरह भर देते हैं, ठीक। राजस्थान में ऊपर वो झाड़ियां वगैरह लगा देते हैं घर के। ओडिशा का आई थिंक इन्होंने कुछ क्लियर डिपिक्शन दिया नहीं था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 17 को जिनका पेपर था उनकी डेट बाद में पता लग जाएगी, अभी तो उनके बारे में कोई ख्याल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 सेज, पढ़िए, अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4 जून 2020। एक लड़का है जो एक ट्रेन बोर्ड करता है, ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रेन वाले। 4 जून 2020 को एक ट्रेन में चढ़ा एक लड़का, एट नागरकोइल फॉर मडगांव, मडगांव जाने के लिए नागरकोइल से। द ट्रेन डिपार्टेड एट 22:30 आवर्स, मतलब 10:30 बजे, ठीक है भाई। ये जब भी 24 आवर फॉर्मेट में आई थिंक मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, बट बता देते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे 22, 23, 12 के बाद 13 लिखा हो, सिंपल मतलब है 24 आवर फॉर्मेट है, तो इसमें 12 के बाद काउंट कर लो जितना आगे हो। भाई 22 लिखा है, 12 से कितना आगे है, 10, 12 और 10 22 होते हैं ना, तो मतलब 10:30 की बात हो रही है। तो 10:30 पे ये रात को निकला है, ठीक, फ्रॉम नागरकोइल एंड रीच्ड मडगांव 4:30 आवर्स ऑन 6 जून। 4:30 का मतलब है सुबह सुबह पहुंचा होगा, है ना, सुबह सुबह पहुंचा होगा, नहीं तो 22-23 की फॉर्म में ही होता। अब सुबह सुबह पहुंचा कब है, 6 जून को, और निकला कब तक, 4 को। अब गड़बड़ नहीं करनी है कि कितना टाइम लगा इसको, भाई 24 घंटे तो तभी हो गए थे ना, 5 तारीख को 24 घंटे हो गए थे रात को 10:30 बजे, और सुबह 4:30 बजे तक 6 घंटे और हो गए, तो 30 घंटे हो गए टोटल, उसको पहुंचने में लगे 30 आवर्स, ठीक। अब यहां पे पूछा क्या है, जो डिस्टेंस है ट्रेन ने कवर किया 1145 किलोमीटर का। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, SDT। तो स्पीड है आपकी, हमें पता ही नहीं स्पीड तो हमसे पूछी है कितनी है, तो स्पीड को तो ऐसे ही लिख देंगे। डिस्टेंस 1145 बताया है और टाइम है 30 घंटे का। अब 30 से इसको डिवाइड कर लो, 30 का पहाड़ा ना आता हो तो 5 6 30 कर लो, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा क्या, हाँ, फिर 5 2 जा 10 कर लो और बाद में ये कर लो। अब इसको 6 से कट करोगे तो आ जाएगा कुछ 38 समथिंग, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा निकल करके। चलिए आगे बढ़े। 38.5 किलोमीटर, सिंपल है ये तो, गणित हो गया बिल्कुल,
ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कोई भारी मैथ्स भी नहीं। इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता क्योंकि आपको 1 नंबर फ्री का दिलाते हैं, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आज के लिए आखिरी सवाल है और आप कमेंट्स में जवाब भी देंगे। विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, 50 से ज्यादा बच्चे हैं, एक टीचर हैं वानी, उनकी क्लास में wants to engage them in an activity, एक एक्टिविटी में 50 के 50 बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहती हैं, एंगेज करना चाहती हैं, which involves maximum number of senses, ये चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें बच्चों के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो, ठीक है। टू एनहेंस लर्निंग, लर्निंग जिससे बेहतर होगी, जितने ज्यादा सेंसेस आपके इन्वॉल्व होंगे, जैसे 5 सेंसेस हैं हमारे, देखना, सुनना, बोलना नहीं, टच करना, टेस्ट करना, ये सारी जो चीजें हैं हमारे 5 सेंसेस हैं, अगर 5 के 5 इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा सेंसेस किसी भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा हम सीखेंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी सुटेबल फॉर दिस पर्पस, कौन सी एक एक्टिविटी सुटेबल होगी इस पर्पस के लिए। पर्पस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएं, एंगेज हो जाएं, बच्चे एक्टिवली सीखें। तो सबसे ज्यादा बच्चे एक्टिव इन 4 ऑप्शंस में से कहां होंगे, आपके सामने प्रश्न ये है। एनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, हाँ बच्चा ग्रुप डिस्कशन में भी एक्टिव होगा जब आपस में बात करेगा, लेकिन क्या इससे भी ज्यादा एक्टिव हो सकता है कहीं। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेस, फील्ड ट्रिप होता है, मान लीजिए आप ले गए बच्चे को ताजमहल दिखाने, आर्किटेक्चर का एग्जांपल देना था, आप किसी एक ऐसी, अगर दूध के बारे में पढ़ा रहे थे तो डेयरी ले गए, वहां पे दिखा दिया उसको प्रॉपर कि कैसे कैसे चीजें बनती हैं, कैसे क्या होता है, ठीक। या फिर आप किसी मॉन्यूमेंट को दिखाने लगे, कोई ओल्ड एज होम दिखाने लगे, कुछ भी ऐसी फील्ड ट्रिप जहां पे वो रियल जगह पे जाएगा, तो वो रियल चीजों को होते हुए देखेगा, ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, आपस में उसके बारे में चर्चा भी की जा सकती है बाद में, तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव यही लग रहा है हमें। तो स्मार्ट क्लासरूम लगा करके ऑडियो विजुअल मटेरियल से ज्यादा एक्टिव है रियल में नया देखना, कुछ किसी चीज को पिक्चर में देखना, कि मान लीजिए दूध कैसे बनता है, बनता छोड़िए, अगर हम बात करें दही कैसे बन रही है, तो ये आप कहीं उसको डेयरी पे ले जाएंगे साइट पे, वहां ज्यादा अच्छा समझेगा बजाय कि आप वीडियो दिखाएं, ठीक। फिर है इनवाइटिंग रिसोर्स पर्संस फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स, रिसोर्स पर्सन को बुला लेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किसी की मम्मी अगर ऑटो ड्राइवर है तो उनको बुला लेंगे, किसी के पापा डॉक्टर हैं तो उनको बता देंगे, उनको बुला लेंगे किसी बीमारी के बारे में बताने में, किसी के पापा फार्मर हैं यानी जो एक किसान है तो वो उनको बुला लेंगे क्लासरूम में एक लेक्चर के लिए। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा बी ऑप्शन में है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगर कुछ ऐसा होता केमिकल वगैरह जिससे बच्चे को कुछ खतरा होता तब हम फील्ड ट्रिप नहीं कराते, जब तक इशू ना हो बच्चे की कुछ हेल्थ को या डेंजर ना हो, नहीं तो फील्ड ट्रिप अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसेस आपके एक्टिव रहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो 65% आंसर्स आप लोग दे भी रहे हैं। 30 क्वेश्चंस वैसे तो हमें करने थे, अगले सेट में कर लेंगे 30, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए ये आप बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। 17 चेक कीजिए, 17th क्या गड़बड़ होगी 17th में? चलो मैं चेक करती हूँ एक बार, ये बताओ पहले आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए, और लाइक शेयर किया कि नहीं किया ये भी बताओ। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगी, इसका पीडीएफ आपका लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे। 17th क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आप लोग को क्या समस्या आ रही है। ओह गॉड, एनर्जी कम है थोड़ी पहले से। अभी तो मैं वो वाला माइक भी नहीं लगा रही हूँ। इसमें क्या गड़बड़ हो गई? आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर। अच्छा, फिर क्या करें? यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में, इसको पोल देना शौर्य एक बार। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं हूं और दक्षिण में मैं चली गई 125 मीटर, ठीक, साउथ में चली गई, ठीक, यहां पे हूं कहीं अभी। अब बात क्या आती है, 100 मीटर पूर्व में जाएंगे, ठीक है। मैं यहां खड़ी हूं, एक मिनट, तो आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन सही होगा। चलो लेट मी चेक, ठीक। अब ये मेरे साथ भी पंगे होते हैं डायरेक्शन। देखो एक बार, अब यहां से 125 मीटर नीचे चले गए, साउथ चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 100 मीटर लॉन्ग सबवे है ईस्ट में। मैं अगर यहां हूं, ईस्ट तो कायदे में यही होना चाहिए, मेरा फेस होगा इस साइड और मेरा ईस्ट यही होगा, वेस्ट इधर होगा। हाँ ठीक तो कह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ईस्ट इधर हो गया 100 मीटर, क्लियर है बात। अब ये 100 मीटर ईस्ट अगर इधर है, फिर उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, 125 मीटर, फिर नॉर्थ चले गए, ऊपर चले गए, ये तो आसान बात हो गई। अब क्या कर रहे हैं, वाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्कूल एट वाई, योर हाउस एट एक्स इज,
ये हो गया y और ये x है, y से x किस साइड होगा, तो ये क्या हुआ, वेस्ट हुआ, वेस्ट में 100 मीटर। हाँ ठीक है यार, ठीक बोल रहे हो, वो एक गड़बड़ मैंने थोड़ी सी कर दी थी, यू आर राइट, नाइस। ये तो है भी लॉजिक का ही क्वेश्चन, मतलब इसमें तो आंसर कुछ रटा हुआ नहीं हो सकता, ये थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है। बिल्कुल सही है आपकी बात। 18 ठीक हो गए, किसी के पहले 17 हो रहे थे, ये मैंने गलत बता दिया था, अब 18 हो गए, चलो ये सही है। तो इस बात का ध्यान रखना है, डायरेक्शन में सोचो गड़बड़ हो जाती है। खैर मुझे टाइम भी हो गया प्रैक्टिस किए, बट आप लोग भी ज्यादा तो प्रैक्टिस करने रहे होंगे क्योंकि रीजनिंग तो आती नहीं है इस पेपर में, बट आजकल आने लग गई है। तो ये आप इतना कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस डायरेक्शन का, क्योंकि मेरा फेस इधर ही होगा ना, अगर मैं नीचे भी मतलब साउथ में भी गई हूँ तब भी इधर ही होगा, तो ईस्ट तो इधर ही पड़ेगा, वेस्ट इधर ही पड़ेगा। फाइन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग करेक्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर ठीक कर लीजिएगा सी। जिन जिन के नंबर बढ़ गए हों वो आप कमेंट्स में बता दें, और भी हम बातें करेंगे कल। मैं एक बार एक सेशन ले लूंगी कि पैसेज को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, या और भी कुछ चीजें, मतलब कल का कल देखेंगे, बट मेरी कोशिश रहेगी एटलीस्ट 2 सेशंस आपके, नहीं तो 3 भी करने की कोशिश करूंगी। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए। सीडीपी 1 शॉट कल कंप्लीट कराती हूँ, फिर कल कंप्लीट कराती हूँ शाम को सीडीपी इन 1 शॉट, ठीक है, सेकंड सेशन, उसके बाहर 30 क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चलो ध्यान रखो अपना, गुड नाइट, कल मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा मिलके। हाँ क्लॉक एंड डाइस भी कर लेना, मैथ्स में आई थिंक इस बार पूछे जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।